हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? जे शर्मा केमिस्ट्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा, कल हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहला मॉडल था जो थॉमसन ने दिया था भाई, और उस मॉडल के कई नाम आपको मैंने बताए थे। वो मॉडल फेल क्यों होकर गया था? क्योंकि उस मॉडल ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंप्लीटली नहीं बताई थी एटम की, और उस मॉडल की क्या कमियां रह गई थी। सेकंड, उसकी लिमिटेशन थी, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को अनेबल था वो एक्सप्लेन करने में। तो यहाँ पे रदरफोर्ड साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक मॉडल दिया। रदरफोर्ड काफ़ी रिच पर्सन थे भाई, और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया वो भी, उनका एक्सपेरिमेंट भी बहुत महंगा एक्सपेरिमेंट था, ये जो मैंने आपको डिस्कस करूँगा इसके अंदर। तो देख लीजिएगा, इस टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, या फिर हम बोलेंगे इसको क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी इस मॉडल के बाद ही हुई। अब तक किसी को ये नहीं पता था कि एटम के अंदर क्या है, बस ये पता था पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया था, पॉजिटिव को प्रोटॉन बोल दिया गया था। ना तो ये पता था किसी को इसमें न्यूट्रॉन भी है, ना ये पता था किसी को इसके अंदर न्यूक्लियस भी है बीच में, बिल्कुल पॉजिटिव पार्ट इसका। तो अब इसका खुलासा करते हुए आगे रदरफोर्ड जी ने क्या बताया इसके बारे में देख लीजिएगा। रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ जिसका नाम था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए। पहली बात तो उसने क्या है, कि फॉइल ले ली 100 मीटर थिक फॉइल, मतलब बहुत कम थिकनेस की फॉइल उसने ले ली, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या किया, एक स्लिट लगा दी हुई, ये स्लिट रही देखो। स्लिट क्यों लगाई? क्योंकि सबसे पहले देखो लेड बॉक्स है ये क्या है, लेड का बॉक्स है। लेड ब्लॉक भी बोल सकते हो। इसके अंदर कुछ भी रख दिया उसने, रेडियम मान लो, पोलोनियम मान लो, या रेडियम मान लो, कुछ भी मान लो। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिव यानी अल्फा रेज इसके अंदर से निकलनी जरूरी थी। तो उसने सोर्स ऑफ अल्फा रेज रखा यहाँ पे रेडियम, और उसके अंदर से क्या है, अल्फा रेज निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अल्फा रेज हमारी ऐसी रेज होती हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल देखना चाहो तो हीलियम 2+, ये सबसे अच्छा इनका नाम होता है। अल्फा रेज का नाम है ये हीलियम 2+। ये 2+ चार्ज रखती हैं अपने पास, और काफ़ी हैवी होती हैं और बहुत बहुत फास्ट चलती हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये रेज ली गई, अल्फा रेज, और इनके आधार पर क्या है, ये एक्सपेरिमेंट हमारा किस तरह से आगे बढ़ा देखो। तो यहाँ पे स्लिट लगा दी गई भाई, स्लिट लगा दी गई, और अल्फा रेज यहाँ पे क्या है, ये गोल्ड फॉइल यूज़ की गई। ये बिल्कुल पतली पतली आपको नज़र आ रही है, तो ये गोल्ड फॉइल है बच्चों। गोल्ड फॉइल का प्रयोग ही क्यों किया गया यहाँ पे, क्योंकि अल्फा रे को डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड फॉइल का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि मेलिएबल ज़्यादा होती हैं। गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल, आप जानते होंगे। मेलिएबल का मतलब आघातवर्ध है। इसकी पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है, इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि जिसके आधार पर अल्फा रेज को रिकग्नाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंदर से अल्फा रेज आसानी से जा सकती हैं, अंडरस्टैंड। तो देख लीजिएगा पीछे क्या लगा हुआ है, एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ये डिटेक्टर होता है, इसके अंदर सारी रेज जहाँ टकराएंगी वो पॉइंट स्पॉट कर देगा। फ्लोरोसेंट मेटल की कोटिंग है इसके ऊपर। फ्लोरोसेंट मेटल की कोटिंग का मतलब है जहाँ पर भी इस पर कोई भी मतलब पार्टिकल आके टकराएगा तो वहाँ एक डॉटेड डॉटेड या फ्लैश फ्लैश टाइप के कुछ पड़ेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एक्चुअली ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। तो आगे देख लीजिएगा, इसमें गोल्ड ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज रेडियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, और लेड बॉक्स में इसको रखा गया था। स्लिट यूज़ की गई थी, इस बीम को ज़्यादा फैल ना जाए इसलिए स्लिट यूज़ की गई थी, इधर उधर ना जाए रेज जितनी भी हैं, ठीक है। और बाद में क्या हुआ बच्चों, देखो ये रेज इस तरह से पड़ी हुई, जो बीच में पार्ट था ना वो न्यूक्लियस था, आज तो हमें पता है लेकिन पहले नहीं पता था। अब बीच में जो अल्फा रेज आई ना यहाँ पे टकराई, तो अल्फा रेज बिल्कुल वापस चली गई भाई। अल्फा रेज टकराते ही क्या है, वापस चली गई। अब अल्फा रेज पे खुद कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे भी कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस का किसी को पता तो है नहीं कि अभी यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो क्या हुआ एक्चुअली, न्यूक्लियस यहाँ पे था Au, मैंने गोल्ड यूज़ किया है ना यहाँ पे, तो गोल्ड का ही तो एटम है ये। पूरा एटम किसका है, गोल्ड का है। और पूरा एटम अगर ये गोल्ड का है तो ये पॉजिटिव चार्ज गोल्ड पे कितना होता है, 79 एटॉमिक नंबर है गोल्ड का। गोल्ड को डिनोट करते हैं हम Au से। तो गोल्ड का 79, इस पर तो देखो 2+ चार्ज था, इस पर 79+ चार्ज था प्रोटॉन का, है ना। तो ज़्यादा तो चार्ज हो ही गया इसका। तो इसने क्या किया, इसे टकराते ही ये डिफ्लेक्ट बैक हो गई बिल्कुल। एक रेज थी ऐसी जो वापस चली गई। कुछ रेज क्या थी, इसके आसपास जो आई रेज वो डिफ्लेक्ट हो गई, वो इस तरह से जो इसके आसपास वाली थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। बाकी रेज मोस्टली सीधी चली गई बच्चों, देखो ऐसे। बाकी रेज क्या थी, सीधी चलेगी बिना डिफ्लेक्शन के। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे देखी गई थी। तो मैं आपको बता दिया आपको इसमें यहाँ पे। और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो पीछे लगी हुई थी उस पर हम डिटेक्ट करेंगे सारी चीज़ों को, किस तरह से अल्फा रेज हमारी टकराई है इसके साथ। तो देखो मैंने क्या किया आपके लिए, आपका ये टॉपिक ईजी बनाने के लिए एक टेबल बना दी।
यहाँ पे तो क्या ऑब्जर्वेशन की गई, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या ऑब्जर्व किया गया, और यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला, फिर साइंटिस्टों ने निष्कर्ष निकाल दिया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर दी गई। तो आपको ईजी करने के लिए मैंने इस तरह से ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बताएंगे और उसकी फिर साथ में क्या बताएंगे, आपको कंक्लूजन बताएंगे। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल, ज़्यादातर जो हमारी अल्फा पार्टिकल्स थी वो क्या है, बिना डिफ्लेक्शन के सीधी चली गई थी भाई। और वो कितनी थी, लगभग 99.9% रेज गो स्ट्रेट, सीधी चली गई थी बिना डिफ्लेक्शन की। ऐसा क्या, अब देखो ये मेरे पास एटम था, इसमें कुछ रेज ही क्या है वापस आई थी, लेकिन मोस्टली रेज सीधी चली गई थी। इसका मतलब क्या निकला कि ज़्यादातर एटम क्या था, एम्प्टी था, है ना। ज़्यादातर एटम हमारा क्या था, एम्प्टी था। तो कंक्लूजन बड़ा इजी है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला भी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर जो स्पेस था एटम के अंदर वो खाली जगह थी, आपको बता दिया मैंने। सेकंड पार्ट पढ़ो इसका, सेकंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड थ्रू द स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थी, स्मॉल एंगल से डेविएट हो गई थी। किस तरह से, देखो ये एटम था, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था बीच में, पता नहीं था उस टाइम पे इसका, तो यहाँ पे एक रेज तो क्या थी, वापस चली गई थी बिल्कुल। लेकिन इसके पास वाली रेज क्या है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, इसके पास वाली ऐसे, जैसे यहाँ पे शक्तिमान खड़ा हुआ है, ठीक है, ये शक्तिमान है बीच में, तो वो क्या करेगा, अपने दाएं हाथ से इस रेज को इधर कर देगा और बाएं हाथ से इधर, क्योंकि शक्ति है उसके पास। तो यहाँ पे एक चार्ज था, और अल्फा रेज पे भी कैसा चार्ज था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, एक तरह का रिपल्सन हुआ थोड़ा बहुत, रिपल्सन से ये डेविएट होगी, रिपल्सन से ये डेविएट होगी, लेकिन इसके पास पास वाली हुई जो इसके बिल्कुल साइड में थी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में थी। समझ गए ना कंसेप्ट को। तो यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ अल्फा रेज थोड़े बहुत एंगल से डेविएट हो गई थी। क्यों, क्योंकि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज था और अल्फा रेज पे भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अल्फा रेज अपने आप को क्या समझ रही थी कि मेरे से शक्तिशाली कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी टक्कर किससे होगी, उससे भी बड़े शक्तिमान से, क्योंकि इस पे और भी बड़ा पॉजिटिव चार्ज था, जिसने इसको क्या कर दिया, एक को तो वापस भेज दिया जो बिल्कुल बीच में थी। देखा ना, शक्तिमान के बिल्कुल बीच में एक स्टार सा होता है, वो बिल्कुल उसमें ही पावर थी उसकी, उससे टकराई तो वो वापस चली गई भाई, क्योंकि उसमें बहुत पावर थी, ठीक है। छोटा था लेकिन बहुत हैवी पावर थी उसके अंदर, हैवी न्यूक्लियस था वो, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन आनी स्टार्ट हो गई थी कि कुछ बीच में है, हालांकि साइड में एटम खाली है, बट बीच में कुछ पावरफुल चीज़ है जिसका पता अभी तक नहीं लग रहा है। तो चलो देखते हैं आगे कब पता लगता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, ए वेरी फ्यू 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से केवल एक रे अल्फा पार्टिकल वाज डेविएटेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ। मैंने अभी बताया आपको, जैसे ये एटम था अपना, इसके अंदर से क्या है, ये बीच में था बिल्कुल, एक रे क्या थी जो बीच में बिल्कुल थी, जो बीच में पार्ट था, यानी न्यूक्लियस से टकराई होगी जरूर वो। हालांकि न्यूक्लियस क्या था, बहुत छोटा, बहुत टीनी चीज़ थी एटम का न्यूक्लियस, लेकिन वो रेज टकराई तो बिल्कुल उसी पोजीशन पे पहुंच गई वापस, यहाँ से आई थी और वो यहीं पहुंच गई वापस, ठीक है। तो ऐसा क्या था भाई, वॉल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन द स्मॉल वॉल्यूम दैट इज अ न्यूक्लियस। पूरे के पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज था और मास था वो उस न्यूक्लियस पे ही निर्धारित था, उसके अंदर ही कंसंट्रेटेड था। अभी तक नहीं पता वो न्यूक्लियस था कुछ ऐसा उसके अंदर, विचित्र सी चीज़, ठीक है। तो चलिए कुछ मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं कि एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कि एटम के अंदर एक चीज़ तो पता लगी, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। वॉल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पूरा का पूरा चार्ज था उसका एक छोटे से रीजन में ही था, उसी को न्यूक्लियस बोल दिया गया। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, जबकि न्यूक्लियस का जो साइज था वो एटम के साइज थे क्या था भाई, बहुत कम था। न्यूक्लियस तो इतना सा छोटा और एटम इतना बड़ा भाई, ठीक है। कितना, 1 लाख। इस एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख ज़्यादा था, ठीक है। कैसे पता लगा, जब इसकी रेडियस को मेजर किया है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस को मेजर किया गया, रेडियस का मतलब साइज ही तो होता है ना, तो इसका तो 10⁻⁻15 मीटर आई, और रेडियस ऑफ एटम कितनी है, 10⁻10 मीटर। तो 1 लाख इसकी वैल्यू ज़्यादा थी इससे, ठीक है ना। समझ गए ना आप किस तरह से, ठीक है। जैसे एक पूरा बड़ा ग्राउंड है भाई, उस ग्राउंड में क्या है, एक फुटबॉल रखी हुई है, तो ये ग्राउंड तो मेरा क्या हो गया बच्चों, बताओ, ये ग्राउंड तो मेरा क्या हो गया, एटम, और ये फुटबॉल क्या हो गई, न्यूक्लियस। तो इतना डिफरेंस था भाई इसके अंदर, ठीक है। समझ गए होगे ना आप तो अच्छी तरह से। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ इज वेरी हाई स्पीड, कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं
वो बहुत फास्ट घूम रहे हैं, ये बताया था रदरफोर्ड ने। तो इन्होंने दो चीज़ बताई रदरफोर्ड ने, एक तो न्यूक्लियस कि ऐसा छोटा सा साइज की एक चीज़ है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा मास एटम का कंसंट्रेटेड है, उसको न्यूक्लियस बोल दिया गया बच्चों, पता लग गया यहाँ से हमें। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन्होंने ये बताया था इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी, वो स्थिर नहीं है बल्कि रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, एक निश्चित पाथ में, ठीक है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या है, अपने मॉडल को क्या कर दिया, सोलर सिस्टम से कोरिलेट कर दिया भाई, कि सोलर सिस्टम हमारा ये होता है, इसके अंदर क्या है, जैसे सोलर, ये सूर्य है, सन है, ठीक है, ये सन है भाई, इस सन के चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या कह दिया, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से जो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ये बात उसने बोल तो दी, बट ये एक्चुअली गलत बात थी। क्यों गलत थी बच्चों, बताओगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटी चीज़ है, दिखाई भी नहीं देते हमें नेक डाई से, माइक्रोस्कोपिक हैं। लेकिन जो प्लैनेट्स वगैरह थे ये तो बहुत बड़ी बॉडी थी ना, मैक्रोस्कोपिक चीज़ें थी तो बहुत बड़ी थी, तो इसकी जो तुलना थी वो गलत थी एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन उन्होंने बता दिया कि प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स उनको बोल सकते हैं हम, क्योंकि प्लेनेट की तरह घूमते हैं, ठीक है। अब देख लेना आप रदरफोर्ड की कमियां क्या क्या रहेगी इस मॉडल में, जो बोहर पूरी करेगा। कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रॉबैक क्या थे इसके, कमियां क्या थी रदरफोर्ड की? फर्स्ट ड्रॉबैक इसका ये था, समझ लें एक बार, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे ये मेरे पास एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, देखो। तो जब कोई चीज़ घूमेगी, लगातार रिवॉल्व करेगी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी ना। कोई घूमने वाली चीज़ है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बेसिकली कम होती चली जाएगी एक पॉइंट पे। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे इसके अंदर, ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है समय के साथ साथ, है ना। तो जब इनकी एनर्जी कम होगी तो ये कैसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेंगे, नहीं, लोअर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। फिर इनकी एनर्जी कम होगी तो और लोअर ऑर्बिटल में, और लोअर ऑर्बिटल में फाइनली न्यूक्लियस में आके टकराएंगे, और टकराने से ब्लास्ट हो जाएगा अपना न्यूक्लियस, अपना एटम डिस्ट्रॉय हो गया। एटम इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, है ना। ये मैंने समझाया आपको। ये देखो कोयल बना रखी, जैसे मच्छरों की कोयल होती है अभी, है ना। तो ये देखो इस तरह से घूमते 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 न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, और हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा अगर होता तो ना मैं मिलता यहाँ पे, ना वीडियो बना रहा होता, ना आप इस वीडियो को देख रहे होते, क्योंकि एटम ही नहीं होता तो क्या होता धरती पर, बताओ, है ना। इसका मतलब ये कुछ मॉडल गलत था, और ये बात मैक्सवेल ने बताई थी। साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों, मैक्सवेल। मैक्सवेल की थ्योरी इस रदरफोर्ड की थ्योरी को गलत करती है। सवाल खड़े हो गए थे रदरफोर्ड की थ्योरी पे। मैक्सवेल ने बताया था कि कोई भी अगर कोई Q2 चार्ज है और वो Q1 चार्ज यहाँ पे अंदर है, तो अगर वो घूम रहा है एक पॉइंट पे, तो कुछ समय के बाद उसकी एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। एनर्जी एमिट तो करेगा वो घूमते घूमते, और एनर्जी एमिट करेगा तो अल्टीमेटली वो निचले वाले ऑर्बिटल में आएगा, एक निश्चित ऑर्बिटल में चक्कर तो नहीं लगा सकता, तो अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ये थ्योरी फेल हो गई बच्चों, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी जो लिखी हुई हैं ये, इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये अगले टॉपिक में आएगा और तब समझोगे आप। वैसे मैं बता देता हूँ कि क्या किया इसने नहीं बताया कि स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन करेंगे हम इसको बाद में, वो भी नहीं बता पाए ये पॉइंट भाई, ठीक है। इनेबिलिटी टू, अगला देखो पॉइंट, inability to distribution of electron and energies of electron. It was unable to explain how electron are distributed around the nucleus and what is their energy. इलेक्ट्रॉन किस तरह से, कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी सेल सब सेल के बारे में कुछ नहीं बता पाया, है ना। और उनकी एनर्जी भी नहीं बता पाया, किसकी एनर्जी कितनी है, किसको कितनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा टॉपिक और आपको इसमें समझाऊंगा मैं, ये मैंने जोड़ा है एक टॉपिक इसके साथ जो आता है, बिल्कुल कंटिन्यू हम चले हुए हैं, कोई भी आगे पीछे टॉपिक नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर, अकॉर्डिंग टू द बुक हम चले हुए हैं भाई बच्चों, ठीक है। तो एक टॉपिक हमारा आ गया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। कहोगे तो कर चुके हम फर्स्ट चैप्टर में, नहीं यहाँ निकालना सीखोगे आप, वहाँ पे डेफिनेशन थी मोल कंसेप्ट में, बट यहाँ इनको कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या, और परमाणु की संख्या क्या है, और परमाणु भार क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देख लो बड़ा इजी है।
एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं एटम के अंदर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं न्यूट्रल एटम में, उसी को क्या बोलते हो एटॉमिक नंबर। जैसे आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। सोडियम का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। सोडियम मेरे पास होता है Na, इस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11। तो इसमें जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, बात खत्म। जितना एटॉमिक नंबर है किसी भी मेटल का उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बात उठेगी कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो भी हम दिखाते हैं आपको इसमें। देखो तो मैंने क्या बताया आपको कि एटॉमिक नंबर बता दिया भाई क्या होता है, ठीक है। कितने प्रोटॉन हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं इक्वल होंगे, वो एटॉमिक नंबर होगा उसका, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, अगर आप प्रोटॉन की संख्या निकालो और न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, उनको जोड़ दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपको क्या मिल जाएगा मास नंबर। जैसे मैं सोडियम की ही बात करता हूँ, सोडियम के अंदर मास, जो मास है एटॉमिक मास है वो कितना है 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ के आया ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी बताया था 11 होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12 होते हैं, किसके अंदर सोडियम के अंदर। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा मास नंबर, अंडरस्टैंड। तो ये देखो एक कंसेप्ट मैंने बनाया आपके लिए यहाँ पे, एक्स अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है तो नीचे तो लिखूंगा मैं जेड उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखूंगा मैं ए से उसका मास नंबर, ठीक है। तो बड़ा आसान है। देखो अगर मैं बात करूं एक्स, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये एक सिंबल है एक्स, कोई भी एलिमेंट है। सपोज करो मैंने लिथियम मान लिया एक्स को, क्या मान लिया लिथियम, ठीक है। लिथियम का यहाँ पे तो मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर 3 होता है, यहाँ पे लिखूंगा मास नंबर 7 होता है। तो हाउ मेनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आर देयर प्रेजेंट इन दिस लिथियम एटम, बताओ कितने होंगे, बता सकते हो। यस, जितना जेड है ना बच्चों, ये नीचे जेड है, उतने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 है। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड, एटॉमिक मास में से क्या घटा दो, एटॉमिक नंबर घटा दो, आ जाएगा अपना न्यूट्रॉन 4, यानी 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 न्यूट्रॉन आ गए भाई, क्या आ गए 4 न्यूट्रॉन। तो देखो मैंने लिख भी दिया है नीचे, कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे जो जेड के बराबर होगा अल्टीमेटली। नंबर ऑफ प्रोटॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ोगे तो मास नंबर ए आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे, लिख दिया मैंने नीचे सोल्व करके। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको इसमें कुछ, आप इनको सोल्व करेंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन क्लोरीन। क्लोरीन में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर 17, नीचे लिख लिया जेड, ए ऊपर लिख लिया मैंने 35 35। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने ए माइनस जेड, 35 में से 17 जाएगा तो 18। तो आप मेरे को सोल्व करके दिखाएंगे ग्रुप में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन। भाई रिप्लाई दियो इसको, ऑक्सीजन के अंदर बताओ, ग्रुप में शेयर करो, बताओ ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रॉन कितना एटॉमिक नंबर कितना एटॉमिक मास, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं कल वाला लेक्चर। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय बाय।